हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका मेजर कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है आपका मध्ययुगीन समाज वैश्विक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, DU-SOL NC वेब के लिए ये है। सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो अगर आप और आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, मेडिवल सोसाइटीज ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के बारे में ये है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। इस सब्जेक्ट के जितने भी यूनिट्स हैं अपकमिंग वीडियोस में हम लोग उन्हें कवर करेंगे, और टाइम के साथ आपके एग्जाम से पहले हम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कवर कर लेंगे, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा सा आंसर अपना बना के लिख पाए अगर चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है तो। हम इस वीडियो में कहें तो यूनिट नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को कवर अप करेंगे। यूनिट नंबर 1 का नाम है मध्यकालीन विश्व यूरोप के संदर्भ में, और पार्ट नंबर 1 का नाम है सामंतवाद चर्च तथा कुलीन वर्ग। ये आपके पार्ट का नाम है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपकी किताब में दिए गए उन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि टॉपिक क्या है, आपको क्या लिखना है। ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में कवर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामंतवाद की। ठीक है, हमारे चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है सामंतवाद के बारे में। सामंतवाद क्या है? सामंतवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी जो मध्यकालीन समाज में विकसित हुई थी। ये एक व्यवस्था थी जो कि सामाजिक भी थी, आर्थिक भी थी और राजनीतिक भी थी। और इसको जब बनाया गया था, ये जब विकसित हुई थी, वो समय था मध्यकालीन समाज का। ठीक है, इसमें क्या होता था? इसमें प्रमुखता जमींदार, कुलीन वर्ग और किसान के बीच परस्पर निर्भरता के संबंध शामिल थे। इसमें क्या होता था? इसमें दो मेनली पार्टीज अगर हम कहें, या दो प्रकार के लोग शामिल होते थे। एक होते थे जमींदार और दूसरे होते थे किसान। इन लोगों के बीच में क्या होती थी? एक दूसरे पर निर्भरता होती थी। आगे देखें, यह व्यवस्था यूरोप और भारत दोनों में भिन्न भिन्न रूपों में विकसित हुई थी, और दोनों में सामंतवाद में समानताएं और भिन्नताएं थी। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी सामंतवाद की, ये यूरोप में भी विकसित हुई, भारत में भी विकसित हुई। ठीक है, पर अलग अलग रूपों में हुई थी। ऐसा नहीं है कि सेम जिस प्रकार की यूरोप में थी उसी प्रकार की भारत में आ गई, नहीं। भारत में अलग प्रकार की व्यवस्था थी थोड़ी, यूरोप में अलग प्रकार की थी। इसमें इन दोनों व्यवस्थाओं में अगर हम देखें तो समानताएं भी देखने को मिलती हैं, व्यवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। किसके? यूरोप में हो सकता है आपको कई समानताएं देखने को मिले भारत के मुकाबले, और कहीं विभिन्नताएं देखने को मिले। इस व्यवस्था में भूमि पर स्वामित्व और उसके उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजित था। इसमें क्या होता था? भूमि पर स्वामित्व मतलब भूमि पे किसका अधिकार है वो, और उसका उपयोग समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनके बीच में बांटा गया था। यूरोपीय और भारतीय सामंतवाद की बात करते हैं। पहले हम देखते हैं यूरोपीय सामंतवाद क्या था उसके बारे में। तो यूरोप में सामंतवाद के विकास को कई विद्वानों ने विभिन्न तरीकों से समझाया है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से इसको समझाया, इस व्यवस्था को। इसमें मुख्य रूप से भूमि स्वामित्व और सामंती संबंधों पर आधारित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी। इसमें अगर हम मेन रूप से बात करें, ठीक है, इस जो व्यवस्था है सामंतवादी, इस व्यवस्था की अगर हम देखें तो इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि पर अधिकार और सामंती संबंधों मतलब सामंतवादी जो व्यवस्था है उससे रिलेटेड संबंधों पर आधारित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें क्या था? भूमि पर स्वामित्व था, और जो संबंध थे उससे रिलेटेड राजनीतिक व्यवस्था थी और सामाजिक व्यवस्था थी। 1887 में जर्मन विद्वान नॉर्न ने सामंतवाद की उत्पत्ति को घोड़ों की रकाब के विकास से जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था नॉर्न। ठीक है, एक विद्वान थे जर्मन के, नॉर्न। उन्होंने क्या करा? उन्होंने बताया कि सामंतवाद की उत्पत्ति को उन्होंने किस प्रकार से देखा? उन्होंने सामंतवाद की उत्पत्ति को घोड़ों के जो रकाब होता है उसके विकास से जोड़ा था। उनका मानना था कि घुड़सवार सेना की कमी के कारण यूरोप के शासकों ने सामंतवाद का समर्थन किया, ताकि भूमि के बदले सैन्य सेवाएं प्राप्त की जा सके। अब देखिए, जो नॉर्न थे उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि घुड़सवार सेना की कमी के कारण यूरोप के शासक, भाई यूरोप में जो हम कहे राजा महाराजा थे उस समय, उनके पास जो घोड़े थे, ठीक है, घुड़सवार जो कि घोड़े पे बैठकर सेना में जाते थे, ठीक है, युद्धों में जाते थे, उनकी कमी थी। तो उनके कारण क्या हुआ? उस कमी के कारण जो यूरोप के शासक थे उन लोगों ने सामंतवादी व्यवस्था जो है उसका समर्थन किया, ताकि इसका एक रीजन था, ताकि भूमि के बदले सैन्य सेवाएं प्राप्त की जा सके। ठीक है, राजा ने क्या करा कि भाई राजा ने भूमि उन लोगों को दी, और उन लोगों ने आप कहें कि जो मैन पावर होती है वो राजा को दी थी। मतलब भूमि के बदले सैन्य पावर जो होती है वो मिली थी। यूरोपीय साम्यवाद की प्रमुख विशेषता विभाजित संप्रभुता थी। ठीक है, यूरोपीय साम्यवाद की जो सॉरी समांतवाद है, ठीक है, उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? उसकी विशेषता थी विभाजित संप्रभुता।
ठीक है। इसमें भूमि पर अधिकार छोटे जमींदारों के पास था, और जो उच्च स्तरीय जमींदार या राजा को सैन्य सेवा प्रदान करते थे, भूमि के बदले में सेवाएं प्रदान करना इस व्यवस्था का प्रमुख विशेषता थी। नॉर्मल सी बात है कि भाई क्या होता था कि भूमि के ऊपर जो अधिकार था वो था छोटे जमींदारों का। ठीक है। अब क्या होता था कि भाई छोटे जमींदारों ने एक प्रकार से कहे कि भाई राजा के पास एक्स्ट्रा भूमि है। ऐसा तो नहीं है कि राजा के पास बिल्कुल, राजा क्या करता था, भूमि छोटे उनको देता था और उनसे सैन्य जो बल होता था वो लेता था। मतलब चीजों का लेन देन चल रहा है, भूमि के बदले जो सैन्य पावर है वो ली जाती थी। ठीक है। राजा को सैन्य पावर प्रदान करते थे। वो क्या करते थे, उच्च स्तर के जो बड़े लेवल के जो जमींदार है ना, वो लोग जमीन लेते थे और राजा को सैन्य सेवाएं देते थे। अब भारतीय सामंतवाद को अगर हम देख ले तो भारतीय संदर्भ में सामंतवाद की उत्पत्ति और विकास भी पर भी विद्वानों ने गहरा विचार किया है। ठीक है। विद्वान जो थे उन लोगों ने इस चीज के ऊपर भी गहरा विचार किया है कि भारत में सामंतवाद जो व्यवस्था है किस प्रकार से जन्मी। आर एस शर्मा ने भारतीय समाज में सामंतवाद के विकास पर विस्तृत चर्चा की है। भारतीय सामंतवाद का स्वरूप यूरोप से काफी भिन्न था। ठीक है। भारत में जो सामंतवाद व्यवस्था थी उसका जो एक प्रकार से हम ये कहें कि उसका जो फेस था वो यूरोप के सामंतवादी व्यवस्था के फेस से बिल्कुल ही अलग था। भारतीय सामंतवाद में भूमि अनुदान की प्रमुख लाभार्थी ब्राह्मण वर्ग, मंदिर मठ तथा मंदिर मत थे, ना कि सैन्य सेवा प्रदान करने वाले अभिजात वर्ग। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, यूरोप में क्या था कि भाई राजा ने भूमि दी, राजा को क्या मिली, भूमि के बदले भूमि को बदले मिली राजा को सैन्य सेवा। भारत में देखें तो भारत में क्या था कि भाई राजा ने ब्राह्मण लोग जो पंडित थे, ठीक है, पूजा पाठ करवाते थे, उन लोगों को भूमि अनुदान में दी। ठीक है। किस लिए, कि भाई पंडित क्या करा रहा है, एक प्रकार से हम कहें कि वो यज्ञ करा रहा है, ये सारी चीजें, तो राजा दान देने के बदले उन्हें भूमि अनुदान दे देते थे। ठीक है। फिर मंदिर बनाने में, मठ बनाने में, इन सब चीजों में राजाओं ने भूमि दी, भूमि अनुदान में दी है, मतलब भूमि दान करी थी, ना कि सैन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो मेन ये हम आप कह सकते हैं कि जो अंतर है वो ये है। फिर आता है जर्मनिक आक्रमण तथा ऐतिहासिक विकास। यूरोप में सामंतवाद का विकास जर्मनिक जनजातियों के आक्रमण और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। ठीक है। यूरोप में जो सामंतवाद का विकास था वो कब हुआ, उसका एक बताया जाता है एक प्रकार से कि जर्मनिक जनजातियों के आक्रमण, और जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो रहा था, तब मतलब रोमन साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया उसके बाद, और जर्मनिक जो जनजातियां थी, एक प्रकार से हम ये कहें कि जर्मन से आई हुई कुछ जनजातियां, ठीक है, उनके द्वारा आक्रमण और रोमन साम्राज्य के समाप्ति के बाद सामंतवाद यूरोप में बना था, और एक प्रकार से कहें उसका विकास हुआ था। जर्मनिक आक्रमण ने यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की, जिससे सामंती व्यवस्थाओं की नींव पड़ी। क्या हुआ, ये जो आक्रमण था ना, एक प्रकार से कि इस आक्रमण ने यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करी थी। मतलब पॉलिटिकली जो होता है ना कि भाई प्रेशर बन रहा है, चीजें संभल नहीं रही है, ठीक है, तो वो अस्थिरता पैदा करी, जिसके कारण क्या हुआ, सामंती जो व्यवस्था थी उसकी नींव पड़ी। इन आक्रमण के परिणाम स्वरूप भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर अधिकार जमाने वाले स्थानीय जमींदार उभरे, जो अपने अधीनस्थ किसानों से सेवाएं प्राप्त करते थे। अब ठीक है, ये क्या हुआ कि भाई ये जो आक्रमण हुआ, तो इस आक्रमण का परिणाम क्या निकला, इस आक्रमण का परिणाम निकला कि भाई छोटे छोटे अधिकारी निकल निकल के सामने आ रहे हैं कि जी ये हमारी भूमि है, ये हमारी भूमि है, इस प्रकार से। ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़े हुए भूमि के और उनके अधिकारी लोग सामने आ गए थे। ठीक है। जमींदार लोग सामने आ गए थे, उभरे। अब क्या हुआ, अब उनके पास जमीन है, किसान को तो जमीन चाहिए, तो क्या करता था जमींदार, उस किसान से, ठीक है, सेवाएं प्राप्त करता था उस जमीन के बदले। एक प्रकार से जमीन के बदले कहें कि भाई किसान जमीन पे खेती कर पाता था, और जो जमींदार था वो उस खेती से कुछ सेवाएं प्राप्त करता था। इस व्यवस्था में राजा के प्रति निष्ठा और सैन्य सेवाओं का आदान प्रदान मुख्य रूप से भूमि अनुदानों के माध्यम से होता था। अब इसमें क्या बताएगा कि इसमें ये भी बताएगा कि भाई ये जो व्यवस्था थी, सामंतवादी जो व्यवस्था थी, इसमें क्या होता था, राजा के प्रति निष्ठा रखी जाती थी, और जो सैन्य सेवाएं हैं उनका आदान प्रदान होता था। ठीक है। राजा के पास मोस्ट ऑफ दी आप कहें कि लैंड होती थी, जमीन होती थी। ठीक है। तो क्या करता था राजा भाई, जमीन बड़े जमींदारों को देता था, उसके बदले उन्हें सैन्य पावर मिलती थी। ठीक है। अब जो जमीन जमींदारों के पास है, जमींदार भी उस जमीन से कुछ करते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, किसानों को कुछ समय के लिए जमीन दे दी कि आप चाहिए उस पर खेती करिए, ठीक है, कृषि करिए, और उससे जो अनाज होगा उसका कुछ हिस्सा हम भी रखेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। अब क्या हुआ भाई, रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया, पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया, तो अब यूरोपीय जो क्षेत्र था वहां पे क्षेत्रीय राजाओं, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों के राजाओं का
उदय हो गया था भाई। हो सकता है कि आप कहें कि एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, वहां पे एक व्यक्ति राजा बन गया, उसने कहा ये हमारा क्षेत्र है और उसका उदय हो गया। इस प्रकार से जो अपनी सैन्य शक्ति के आधार पर शासन करते थे, ठीक है। अब क्या होता था कि भाई जमींदार है, उसके पास कहीं ना कहीं तो सैन्य पावर होगी, भले ही बहुत थोड़ी सी हो, तो उसके आधार पर वो लोग क्या करते थे, उस छोटे से क्षेत्र में अपना शासन व्यवस्था चलाते थे। इस प्रक्रिया ने समाज इस प्रक्रिया में समाज विभिन्न स्तरों पर विभाजित हो गया, जिसमें राजा, जमींदार और किसान शामिल थे। अब क्या हुआ कि भाई अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि जो समाज था ना, वो 3 स्तरों पे बट गया था, जिसमें एक तो राजा आता है जो कि टॉप लेवल पर होता था, सबसे ऊपर। राजा के नीचे आते हैं फिर जमींदार, जिसके पास जमीन का एक अच्छा खासा टुकड़ा होता था, जिसपे वो अपनी शासन व्यवस्था करते थे। और सबसे नीचे आते थे किसान, ठीक है, जो कि क्या करते थे, किसान लोग जमींदार की जमीन पर खेती करते थे और किसानी करते थे, और उसके बाद उगे हुए अनाज पर कुछ हिस्सा जमींदारों को जाता था और बचा हुआ हिस्सा वो लोग लेते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जर्मनी आक्रमण के कारण इस व्यवस्था का विकास और मजबूत हुआ, ठीक है। अब भाई जब आक्रमण हुआ, जब राजनीतिक अस्थिरता आ गई, तो जो व्यवस्था थी सामंतवादी, उस व्यवस्था का और ज्यादा विकास हुआ। फिर आगे देखें, दास प्रथा आ जाती है। दास प्रथा से सामंतवाद में संक्रमण। सामंतवाद की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण कारक दास प्रथा से सामंत व्यवस्था की ओर संक्रमण था, ठीक है। सामंतवादी जो व्यवस्था थी ना, उसकी उत्पत्ति में अगर हम कहें एक महत्वपूर्ण कारण जिसको माना गया, वो था दास प्रथा, ठीक है। स्लेवरी जो होती है ना, जिसमें कि भाई एक व्यक्ति को दास बनाकर रखा जाता था, तो दास प्रथा से सामंतवादी व्यवस्था की तरफ संक्रमण होता था। जो लोग पहले दास प्रथा को ज्यादा अहमियत देते थे, अब वो लोग किस तरफ मुड़ रहे थे, वो लोग मुड़ रहे थे सामंतवादी व्यवस्था की तरफ। जब रोमन साम्राज्य के दौरान नए दासों की आपूर्ति कम हो गई, तब जमींदार वर्ग को नए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। अब क्या हुआ कि भाई जब रोमन साम्राज्य था, ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ कि भाई अब दास जो लोग जो स्लेवरी करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या हो रहा है, उनकी आपूर्ति नहीं हो रही, उनकी संख्या कम हो रही है। अब भाई संख्या कम हो रही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दास लाए नहीं जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, जिनको कि भाई दास प्रथा के तौर पर लोगों को दिया जा सके। तो जमींदारों ने क्या करा, तब जमींदार वर्ग को नए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। तब उन्हें आवश्यकता दिखी कि भाई हमें और भी ज्यादा लोग चाहिए जो कि हमारे नीचे काम करें, श्रमिक बन के काम करें। इस समस्या का समाधान क्या हुआ, बंधुआ मजदूरी। इस समस्या का एक समाधान निकल के आया, वो था बंधुआ मजदूरी के रूप में, जिसमें दासों को कृषि भूमि पर काम करने के लिए नियुक्त किया जाता और उन्हें एक प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई बंधुआ मजदूरी का प्रोसेस सामने आया। इसमें क्या होता था कि भाई व्यक्ति बंधुआ रहेगा, ठीक है, वो उसको एक काम दे दिया जाएगा, भले ही वो खेती पे अगर खेती करना चाहता है तो उसे खेती करने के लिए कहा जाएगा, और वो जिंदगी भर बंधुआ मजदूरी के तौर पे वहाँ काम करेगा। उसको खाने पीने योग्य जितनी चीजें हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड की जाएंगी, बट वो एक लिमिटेड एरिया तक ही स्वतंत्र रहेगा, ठीक है। उसको लिमिटेशंस के अंतर्गत रहकर अपनी जीवन जीना है, ठीक है। तो एक प्रकार से उन्हें कुछ स्वतंत्रता दी गई थी, और उस स्वतंत्रता के आधार पर उन्हें अपना पूरा जीवन जीना था, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि भाई खेती में करने वाले बंधुआ मजदूर हो जाते थे, घरों में काम करने वाले बंधुआ मजदूर हो जाते थे। दास प्रथा में क्या है कि दास प्रथा में वो पूरी तरह से दास रहेगा, ठीक है, पूरी तरह से। इसमें क्या था कि भाई उसको हल्की सी स्वतंत्रता दी गई थी, ठीक है, व्यक्तियों को। इस प्रक्रिया में दास धीरे धीरे स्वतंत्र किसानों में बदल गए। अब क्या हुआ कि भाई ये जो प्रक्रिया थी जो कि बंधुआ मजदूरी कहलाई, उसमें क्या हो रहा था, जो व्यक्ति पहले दास बनना चाहता था या फिर दास बन रहा था, ठीक है, अब वो क्या हो रहा था, स्वतंत्र रूप से किसान बन रहा था, जो भूमि पर काम करने के बदले अपने जमींदारों को सेवाएं प्रदान करते थे, ठीक है। क्या होता था कि भाई किसान बन गए, तो किसान बनने का एक फायदा ये भी है, मेनली हम कहें कि भाई उसको एक जमीन दे दी गई, उस पे वो खेती कर रहा है, ठीक है, कुछ अनाज उगा रहा है, जिसके बदले वो कुछ हिस्सा अपने जमींदार को दे रहा है, अपना रहन सहन, अपने खाने पीने योग्य चीजें खुद भी ले रहा है। तो क्या हो रहा था, ये प्रोसेस चल रहा था। इस परिवर्तन से सामंतवादी व्यवस्था जो थी उसका विकास हुआ था, क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है, इस व्यवस्था से क्यों हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि भाई क्यों हुआ, क्यों हुआ। इसका कारण ये है कि, या हम इसको इस प्रोसेस से समझ सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति जो कि शुरुआत में दास बनना चाहते थे, जैसे फर्क नहीं पड़ता था, या फिर वो जबरदस्ती दास प्रथा में लाए गए थे, अब वो लोग किसान बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई हमें एक जीवन जीना है नॉर्मली, जिसमें थोड़ी हद तक स्वतंत्रता हो, ठीक है। तो उन्हें स्वतंत्रता थी उस जमीन पर खेती करने की, अपने जीवन को उस खेत के अराउंड जीने की, ठीक है, तो उन्हें स्वतंत्रता थी। अब यहाँ पे एक चीज ये भी सामने आती है, ठीक है, कि भाई सामंतवादी का जो विकास हो रहा था, तो वो क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग सामंत बनना चाहते थे, ठीक है। क्या होता है भाई, छोटे छोटे क्षेत्रों में लोगों के पास जमीन थी, वो सामंत बन रहे थे, लोगों को लाला के अपने खेतों में काम करा रहे थे। तो क्या हो रहा था, क्षेत्र क्षेत्र बढ़ते बढ़ते एक राज्य से दूसरे राज्य और बड़े बड़े क्षेत्रों में क्या हुआ, सामंतवाद व्यवस्था का विकास हुआ था, ठीक है। क्योंकि ज्यादा जिन लोगों के पास भी जमीन थी, वो लोग किसानों को अपनी जमीन पे लगवा देते थे, ठीक है, उससे कमाए हुए जो उगाया हुआ अनाज था उससे अपना भी रखते थे, ठीक है, और बाकी सारी चीजें करते थे। तो इस प्रकार से जो था, क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत आ रहे थे, और जो लोग दास बनना चाहते
दास बन रहे थे पहले, अब वो लोग क्या बनना चाहते थे, वो लोग किसान बनना चाहते थे, जिसमें भूमि के बदले सेवाओं देने का प्रचलन प्रमुख हो गया था। अब इसमें क्या हुआ कि भाई भूमि के बदले, जमीन के बदले सेवाएं। किस प्रकार की जमीन के बदले सेवाएं? राजाओं के लिए जमीन के बदले सेवाएं थी सैन्य पावर, ठीक है, सैन्य शक्ति। और किसानों के लिए भूमि के बदले क्या थे कि भाई भूमि, उस जमीन पे जो भी खेती की जाएगी उसका कुछ हिस्सा राजा मतलब जमींदार को जाएगा, कुछ हिस्सा किसान को जाएगा, इस प्रकार से। यहीं से सामंतवाद जो समाज था की संरचना को कृषकों की भूमिका और जमींदारों की सत्ता की नींव पड़ी, ठीक है। यही जो समाज है, जो सामंती समाज है, इसकी जो संरचना थी, स्ट्रक्चर था, इसमें कृषक जो कि खेती करते थे उनकी भूमिका और जमींदारों की सत्ता की नींव पड़ी थी, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारा टॉपिक सामंतवाद के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, आपको कोई सा भी कंफ्यूजन है कि सर ये कुछ ऐसा हो सकता है या इसमें क्या है, तो आप कमेंट करिए, उसको हिंदी में आप लिख के हमें कमेंट करिए, ठीक है। हम लोग आपको कमेंट बॉक्स में ही जितने इजी शब्दों में वो टॉपिक हो सकता है हम आपको समझा देंगे। आगे देखें, हमारा टॉपिक आता है चर्च एवं कुलीन वर्ग, ठीक है। चर्च और कुलीन वर्ग आ जाता है। तो ईसाई धर्म के बारे में देखते हैं। ईसाई धर्म का विकास पश्चात रोमन साम्राज्य के पतन के बाद हुआ और इसने मध्ययुगीन यूरोप में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक शक्ति के रूप में कार्य किया था, ठीक है। ईसाई धर्म का जो विकास था ना, वो हुआ था रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, मतलब रोमन साम्राज्य खत्म हो गया उसके बाद, ठीक है। अब इसमें मध्ययुगीन यूरोप, मतलब यूरोप का टाइम बताया गया कि कब हुआ था, मध्ययुगीन एक समय है, लाइन है, ठीक है। तो मध्ययुगीन यूरोप में क्या हुआ था, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक शक्ति के रूप में ये जो ईसाई धर्म है इसने काम किया था, ठीक है। संस्कृति के रूप में भी काम किया और एक धार्मिक शक्ति के रूप में भी काम किया था। ईसाई धर्म ने केवल पश्चिम और पूर्व यूरोप को जोड़ा नहीं, बल्कि जर्मनी जो जनजातियां थी, जैसे गोथ, वेडल और सेक्सन को भी समाहित करने में मदद की थी, ठीक है। जो जर्मनिक जनजातियां थी ना, जिन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है, उन्हें भी ईसाई धर्म ने अपने अंतर्गत जोड़ने की कोशिश की और उनको जोड़ने में मदद करी, ठीक है, जैसे सहमति करी थी। रोम के बिशप, जिसे पॉप भी कहा जाता है, ने इस धर्म के सांस्कृतिक और धार्मिक उत्तराधिकारी के रूप में अपना स्थान स्थापित किया, जिसे चर्च और ईसाई धर्म में राजनीतिक और सामाजिक स्थिर स्तर पर भी भूमिका निभाई, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई देखिए, पॉप जो होते हैं, जो कि रोम में आप कहें कि जो बिशप होते हैं, ठीक है, चर्च में या फिर हम कहें टॉप लेवल में, तो क्या होता था कि ये जो व्यक्ति था, इसने पोप ने अपनी एक जो पोस्ट होती है वो स्थापित करी, जिसमें क्या होता था कि भाई धर्म के लिए वो सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, ठीक है, उत्तराधिकारी या फिर हम कहें अधिकारी के रूप में काम करेंगे। किस धर्म के लिए? ईसाई धर्म के लिए। अब क्या हुआ, जिससे चर्च में मतलब जिससे चर्च ईसाई धर्म ने क्या करा, चर्च और ईसाई धर्म ने राजनीतिक रूप भी लिया, कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ईसाई धर्म जब बना, मतलब एक प्रकार से कहें जब उसका विकास हो चुका था, तब वो ईसाई धर्म ऐसा नहीं है कि केवल वो धार्मिक रूप से ही लोगों की मदद कर रहा है, नहीं, वो राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी अपनी भूमिका निभा रहा था। 12वीं शताब्दी तक ईसाई धर्म ने पूरे यूरोप में फैल चुका था, ठीक है। 12वीं शताब्दी तक जब समय आया तो ईसाई धर्म पूरे यूरोप में बहुत अच्छे से फैल चुका था। इसकी लोकप्रियता के पीछे मुख्य कारण इसके सिद्धांत, समुदाय संरचना, मानवीय दृष्टिकोण और धार्मिक संस्थान थे, ठीक है। ये जो ईसाई धर्म है ये इसलिए इतना लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसके कुछ कारण थे। इसके क्या कारण थे? इसके सिद्धांत थे अच्छे, ठीक है, लोगों को सिद्धांत पसंद आए। फिर सामुदायिक संरचना, ऐसी संरचना जिसमें समुदाय है पूरा का पूरा, इस संरचना पे लोगों को विश्वास हुआ, लोगों ने इसको अपनाया। और मानवीय दृष्टिकोण और धार्मिक संस्थान, ये चार कारण आप कह सकते हैं कि थे, जिनके कारण जो ईसाई धर्म है उसकी लोकप्रियता बढ़ी, पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। आगे देखें, ईसाई धर्म की संस्थागत संरचना, जैसे चर्च और धार्मिक संप्रदाय उभरते राष्ट्रों के मार्गदर्शन शक्ति बने थे। ऐसा क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि जो धर्म ईसाई धर्म था उसकी संरचना ही कुछ इस प्रकार की थी, जिसमें आता है चर्च और जो धार्मिक संप्रदाय है, इन्होंने जो राष्ट्रीय उभर रहा था, मतलब बढ़ते हुए देश को एक मार्गदर्शन दिया था, उसकी शक्ति बने थे। उदाहरण के लिए 9वीं शताब्दी में कैरोलिनाजी साम्राज्य के राजा शार्लेमेन के राज्याभिषेक ने उन्हें क्या बना दिया था, ईसाई धर्म का एक धारक बना दिया था। मतलब जब उनका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, तो उन्होंने एक प्रकार से ईसाई धर्म को धारण कर लिया था, जिसे ईसाई जगत के नाम से भी जाना जाता है। चर्च ने न केवल समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया, बल्कि यह राजनीतिक और सांस्कृतिक सुधारों में भी सक्रिय था, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि चर्च जब बनाए गए तो वो केवल धर्म के आधार पर बनाए गए थे, या फिर हम कहें कि धार्मिक कारणों की वजह से बनाए गए थे, नहीं।
चर्च केवल समाज में आध्यात्मिक या फिर हम कहें पूजा पाठ के लिए नहीं थे, बल्कि उससे ज्यादा भी थे, जो कि राजनीतिक और सांस्कृतिक सुधारों में भी सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा तो दी ही थी लोगों को, ठीक है, साथ के साथ उन्होंने भाई राजनीतिक रूप से भी सुधार करे थे और सांस्कृतिक रूप से भी सुधार करे थे। ठीक है, आगे देखें तो हमारा मठवाद जो सब्जेक्ट, सॉरी टॉपिक है, वो आता है मठवाद, जिसे मोनेस्टिज्म मोनेस्टिज्म भी कहा जाता है, ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, जो मठवाद है वो ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मुख्य रूप से धार्मिक समूहों द्वारा अपनाया गया था, जिन्होंने दुनिया की भौतिक इच्छाओं से दूर रहकर ईश्वर की सेवा करने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, जो मठवाद है एक प्रकार से हम कहें तो मोनेस्टिज्म, ये उन लोगों ने अपनाया था जो कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उनकी जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, ठीक है, उन चीजों को छोड़कर, दुनिया का जो भोग विलास है उसे छोड़कर ईश्वर के जो सेवा करना चाहते थे, उसका लक्ष्य जिन लोगों ने अपनाया था, उन्होंने मठवाद को अपनाया था। ठीक है, मठों में साधु और नन रहते थे, जो प्रार्थना, साधना और धार्मिक अध्ययन में संलग्न रहते थे। ठीक है, मठ में कौन रहते थे? मठ में रहते थे भाई साधु और नन रहते थे, जो कि क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, साधना करते थे और धार्मिक जो अध्ययन है वो चीजों में जुड़े रहते थे। मठवाद का मुख्य उद्देश्य धार्मिक जीवन को शुद्ध करना और समाज में आध्यात्मिकता का प्रसार करना था। मठवाद का मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई लोगों का जो धार्मिक जीवन है उसे शुद्ध किया जाए, ठीक है, और साथ के साथ समाज में जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनका प्रसार किया जाए। आध्यात्मिक चीजें से प्रकार है कि भाई ईश्वर से किस प्रकार जुड़ा जाए, ये जो सारी चीजें हैं इस चीज का प्रचार किया जाए। मठों ने समाज में नैतिकता और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, जो मठ थे ना, उन्होंने समाज में नैतिकता और जो ज्ञान है उस चीज को बढ़ाने में, उसका प्रसार करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन मठों ने धर्म शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक और साहित्यिक गतिविधियों का भी समर्थन किया था। ठीक है, ये जो मठ थे इन्होंने केवल धर्म की शिक्षा का ही साथ ना देकर उसके साथ साथ वैज्ञानिक और जो साहित्यिक गतिविधियां थी, साहित्य से रिलेटेड, ठीक है, उन चीज का भी अच्छा खासा समर्थन किया था। इसके साथ ही मठवाद ने धार्मिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान में भी जो भूमिका है वो निभाई थी। ठीक है, मतवाद ने क्या करा था? धार्मिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान, मतलब आध्यात्मिक से रिलेटेड, मतलब कहें कि भाई ईश्वर से जुड़ने की जो चीजें हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल जो चीजें हैं, उसका पुनरुत्थान, मतलब उसको दोबारा से बनाना, उसको दोबारा से बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्यकालीन यूरोप में जब चर्च में भ्रष्टाचार और शक्ति संघर्ष का दौर चल रहा था, तब मठों ने धार्मिक पुनरुत्थान का मार्ग दिखाया था। ठीक है, क्या था? एक समय आता है कि मध्यकालीन जब यूरोप का टाइम आया तो उसमें क्या था कि भाई चर्चों के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया था, शक्ति संघर्ष, पावर के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे एक दूसरे से, तो ये दौर चल रहा था। इस समय में जो मठ थे उन्होंने धार्मिक पुनरुत्थान, मतलब धर्म को दोबारा से उठाया, ठीक है, उसका मार्ग दिखाया था। यह मठवाद समाज के उच्च वर्गों के लिए एक आदर्श जीवन शैली बन गया, जिसने ईसाई धर्म को और भी समृद्ध किया था। ठीक है, ये जो मठवाद है हम कहें तो एक प्रकार से जो मठ का समाज था, ठीक है, उच्च वर्ग, जो ऊंचे वर्ग हैं उनके लिए एक आदर्श जीवन शैली बन गया था। मतलब जो ऊंचे वर्ग के लोग थे वो इस चीज को अपनाना चाहते थे, भाई इस प्रकार का जो जीवन है इस चीज को अपनाना चाहते थे, जिसने क्या करा? ईसाई धर्म को और ज्यादा समृद्ध बनाया था। ईसाई विचारधारा पर आधारित राजतंत्र, ईसाई विचारधारा के आधार पर निर्मित राजतंत्र मध्ययुगीन यूरोप में अत्यंत प्रभावशाली था। ठीक है, ईसाई धर्म के ऊपर जो राजतंत्र व्यवस्था स्थापित की गई, ठीक है, वो मध्य युगीन जो यूरोप का टाइम था उसमें बहुत ज्यादा आप कहें प्रभावशाली था, लोग उसे अपनाते थे और मानते थे। पोप ग्रेगरी प्रथम, ठीक है, के प्रयास ने पश्चिमी चर्च में बाइजेंटाइन सत्ता से स्वतंत्र किया था। ठीक है, पश्चिमी जो आप कहें कि पश्चिमी चर्च को किससे? बाइजेंटाइन जो सत्ता थी उससे इसको स्वतंत्र किया था, चर्च को, जो पश्चिम, ठीक है। ग्रेगरी ने अपने शासनकाल में इंग्लैंड के एग्लो सेक्शन लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया, पश्चिम में पोप की शक्तियों को मजबूती प्रदान की थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है जो कि है पॉप ग्रेगर। उन्होंने क्या करा था भाई? उन्होंने अपने प्रयास किए और उन्होंने उनके प्रयास के द्वारा जो पश्चिमी चर्च था ना उसको एक सत्ता जिसका नाम था बाइजेटाइन, ठीक है, उससे स्वतंत्र कराया था, मतलब उससे छुटाया था। दूसरा, फिर उन्होंने क्या करा भाई? जब उनका शासनकाल चल रहा था, मतलब जब पोप का एक शासनकाल होता है, तो उस शासनकाल के दौरान उन्होंने एग्लो सेक्शन के जो लोग थे उन लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई धर्म में जोड़ा था, ईसाई धर्म के अपनाने के लिए मनाया था। ठीक है, तो उन लोगों ने ईसाई धर्म को भी अपना लिया था और साथ के साथ पश्चिम में जो पोप थे उनकी शक्तियों को और ज्यादा मजबूत किया था। फिर आते हैं
शर्लेमेन, ठीक है, के राज्याभिषेक ने ईसाई समाज की अवधारणा को और अधिक सुदृढ़ किया था। ठीक है, ये जो नाम आया, ये नाम ऊपर भी आया था शर्लेमेन, ठीक है, जिनको कहा गया था ईसाई जगत कहा गया था, ईसाई धर्म का जगत। तो जब इन्होंने राज्याभिषेक हुआ, इनका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ईसाई समाज की अवधारणा को और ज्यादा पावर मिली कि भाई हाँ, जब राजा का अभिषेक हुआ है, फिर राजा ने अपना लिया, तो ईसाई धर्म को अब अपनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपना लेते, और इसे ईसाई जगत के नाम से भी जाना जाने लगा। राजा को ईश्वर द्वारा चुना गया माना जाता था, और वे धार्मिक नेताओं के निर्देशन में काम करते थे। ठीक है, देखिए नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या है कि भाई अगर धार्मिक राजतंत्र है, मतलब ईसाई धर्म के ऊपर, विचारधारा के ऊपर राजतंत्र बनाया गया, तो मेनली जितनी चीजें होंगी वो ईसाई धर्म के अराउंड घूमती रहेंगी। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो जब राजा का राजाभिषेक हुआ, तो लोग क्या मानते थे कि राजा को चुना गया है ईश्वर के द्वारा, ईश्वर ने राजा को चुना है, ठीक है, ईश्वर ने। तो राजा की जितनी भी चीजें थी वो सारी राजा के द्वारा दिए गए निर्देश लोग मानते थे, और राजा किसकी बात मानता था, राजा मानता था धार्मिक नेताओं की बात। ठीक है, धर्म से रिलेटेड जो नेता थे, ठीक है, उनके राज्य में उनकी बात मानता था। इस अवधारणा के तहत, ठीक है, ये जो अवधारणा थी, इसके तहत क्या था कि चर्च और राज्य का संबंध एक दूसरे से जुड़ चुका था, जहां राजा धर्म के रक्षक और समाज के शासक दोनों थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये अवधारणा थी कि भाई लोग, एक प्रकार से अवधारणा क्या थी कि राजा को ईश्वर के द्वारा चुना गया है। ठीक है, तो चर्च क्या करता था, चर्च और राजा के बीच में अच्छे खासे संबंध बन गए थे, तो राजा क्या था, धर्म की रक्षा करता था, ईसाई धर्म की रक्षा करता था। ठीक है, और समाज का क्या था, शासक भी था, समाज का शासन करने में हेल्प करता था, उसे चलाता था। ईसाई राजतंत्र ने समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक एवं सामाजिक कानूनों को लागू करने में क्या करी थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेनली ये मान लीजिए कि जब इंग्लैंड में, या फिर हम कहें कि यूरोप में जब ईसाई धर्म शुरू हुआ था, ठीक है, और जब राजा ने एक बार उसे अपना लिया राज्याभिषेक के समय, तो एक प्रकार से ये हुआ कि ईसाई धर्म टॉप पर है। ठीक है, दूसरा, ईसाई धर्म अब केवल धार्मिक रूप से काम नहीं कर रहा था वहां पे, वो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से राजा की हेल्प कर रहा है। ठीक है, हर प्रकार से कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। तो ईसाई धर्म की जो व्यवस्था थी, इसने धार्मिक और सामाजिक कानूनों को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, धर्म से रिलेटेड जो कानून थे उन्हें लागू करने में, और समाज में सामाजिक कानून, जिनको भाई एक प्रकार से होता है कि सामाजिक कानून अपनाने पड़ते हैं, तो ये सारे कानूनों को अपनाने में, वो सॉरी, लागू करने में है जो रोल प्ले करा था वो करता। यह अवधारणा, जिसे दिव्य अधिकार का सिद्धांत कहा जाता है, ने राजाओं को ईश्वर का प्रतिनिधि माना और उनके शासन को धार्मिक रूप से वैध बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक अवधारणा थी जिसमें कि राजा को ईश्वर के द्वारा चुना गया है, ये कहा गया, जिसे क्या कहा जाता था, दिव्य अधिकार का सिद्धांत। ठीक है, अवधारणा है कि दिव्य अधिकार का सिद्धांत। तो इसमें क्या हुआ कि भाई राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब राजा को ईश्वर के द्वारा चुना गया है, और उनके शासन को धार्मिक रूप से वैध बनाया, कि भाई एक प्रकार से हम कहें कि हो सकता था कि जनता ना माने कि भाई जनता चाहे कि भाई हम इसको अपना राजा नहीं मानते, ठीक है, हम किसी और को राजा बनाना चाहते, तो इस चीज से टैकल करने के लिए क्या कहा गया कि भाई राजा को ईश्वर के द्वारा चुना गया है, और यही आपके ऊपर शासन व्यवस्था संभालेगा। ठीक है, तो क्या होता था कि धर्म की मोहर लग जाती थी कि भाई यही राजा है जिसको ईश्वर के द्वारा चुना गया और वेरीफाइड है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें थी। यह ईसाई राजतंत्र की ही देन थी कि मध्यकालीन यूरोप में धर्म और राज्य का घनिष्ठ संबंध बना रहा। ठीक है, ईसाई धर्म की ही आप कहें कि देन थी, ईसाई राजतंत्र जो है उसी की देन थी कि भाई यूरोप में क्या हुआ कि धर्म और जो राज्य है उनके बीच में एक अच्छे खासे संबंध तैयार हो गए थे। अगला टॉपिक है नाइट्स, मतलब योद्धा, प्रतिस्पर्धा और शौर्य एवं शौर्य। ठीक है, नाइट्स मतलब योद्धा। नाइट्स यूरोप के कुलीन वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जो राजा और चर्च की सेवा में लगे थे। ये योद्धा उच्च सामाजिक स्थान रखते थे, और युद्ध में अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, जो ये जो नाइट्स थे, ये एक प्रकार से हम कहें कि कुलीन वर्ग में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते थे। क्या करते थे, राजा और जो चर्च था उनको सेवाएं प्रदान करते थे अपनी। ठीक है, नाइट्स का मेन काम था कि भाई राजा को अगर कोई सेवा चाहिए तो, और अगर चर्च को कोई सेवा चाहिए तो उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, ये मेनली योद्धा होते थे, एक प्रकार से आप कहें कि सैनिक के तौर पे भी कहीं ना कहीं काम करते थे। ये उच्च स्थान, मतलब एक हाई लेवल की पोस्ट जो है उस पर रहते थे। ठीक है, वीरता और शौर्य का लोगों को राजा के सामने और चर्च के सामने प्रदर्शन करते थे। नाइट्स की प्रमुख विशेषता उनके शौर्य और आदर्शों के प्रति समर्पण था। ठीक है, उनकी आप कहें कि जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है,
उनके शौर्य और आदर्शों के प्रति उनका समर्पण, वो अपने शौर्य और आदर्शों के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। ठीक है, अपने काम में जरा भी किसी प्रकार की ढिलाई नहीं, ये सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखते थे। ठीक है, शौर्य का मतलब केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि उनमें उदारता, वफादारी, ठीक है, बहादुरी और न्याय भी शामिल था। ऐसा नहीं है कि शौर्य के अंदर केवल युद्ध में जाना का कौशल ही शामिल था, नहीं, उसमें उनके उदारता भी थी। ठीक है, वो उदार थे, फिर बहादुर भी थे, फिर वफादार भी थे अपने राजा के प्रति। ठीक है, और न्याय का भी पालन करते थे और न्याय का ध्यान भी रखते थे। ठीक है, नाइट्स की लोकप्रियता और आदर्शों ने उन्हें सामाजिक गतिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया था। ठीक है भाई, जो नाइट्स जो थे वो काफी लोकप्रिय थे समाज के अंतर्गत, क्योंकि उनके जो आदर्श थे वो बहुत, आप कहें कि टॉप क्लास के थे। ठीक है, हाई लेवल के आदर्श थे। उनके सामाजिक गतिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी उन्हें अवसर दिया था। यूरोपीय योद्धा वर्ग को भी विभिन्न पदों जैसे काउंट, ड्यूक, बरन के तहत वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, यूरोप में जो योद्धा थे, हम कहें जो सैनिक थे, उन्हें अलग अलग पदों के नाम हिसाब से बांटा गया था। पहले आते हैं काउंट आ गया, फिर ड्यूक आ गए, फिर ठीक है बरन आ गए, ये लोगों में बांटा गया था। नाइट्स की वीरता का प्रदर्शन टूर्नामेंट्स और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, एक व्यक्ति या एक नाइट कितना वीर है, ठीक है, ये सब देखने के लिए टूर्नामेंट्स कराए जाते थे। ठीक है, प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन्स कराए जाते थे, उसमें दो या दो से अधिक जो नाइट्स हैं उनको अपनी वफादारी हो गई, ठीक है, साथ के साथ अपनी वीरता, जो कि मेन चीज है उस कंपटीशन में देखने के लिए, अपनी वीरता को दिखाना होता था। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य योद्धाओं की क्षमताओं को बढ़ाना, उनकी एकजुटता को मजबूत करना था। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता होती थी, इसमें क्या होता था भाई, ये योद्धा जो है उनकी क्षमताओं को बढ़ाना और एकजुटता को महत्व मजबूत करने का काम होता था। नाइट्स की यह वीरतावादी संस्कृति मध्ययुगीन यूरोप के राजनीतिक और समाज का विभिन्न हिस्सा, मतलब अभिन्न हिस्सा थी। ठीक है, क्या था कि भाई नाइट्स की ये जो वीरतावादी संस्कृति थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो नाइट है वो वीर ही होगा। ठीक है, और हर एक चीज का ध्यान रखेगा, राजा के प्रति समर्पित होगा। तो इस प्रकार की जो संस्कृति थी, ये ठीक है, यूरोप की राजनीति और समाज का एक अभिन्न हिस्सा थी। चर्च ने भी नाइट्स को अपनी सेवा में लेकर उनका उपयोग किया था। ठीक है, चर्च ने भी भाई नाइट्स जो थे उनको अपने अंतर्गत लिया था, उनकी सेवा ली थी। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि चर्च का राजा के साथ अच्छा खासा संबंध था, तो चर्च नाइट्स का भी प्रयोग करके अपने काम करवा सकता था। तो ये इस से थे। ठीक है, अगला टॉपिक आता है कृषि एवं राज्य। मध्यकालीन यूरोप में कृषक समाज का सबसे बड़ा हिस्सा थे। ठीक है, मध्यकालीन जो यूरोप है उसमें जो कृषक समाज था ना, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था और एक बड़ा हिस्सा भी था। वे सामंतों और कुलीन के अधीन काम करते थे। ठीक है, और अपने श्रम का हिस्सा उन्हें देना पड़ता था। जो कृषक समाज था वो मेनली सामंतों के नीचे, और फिर कुलीन वर्ग के जो लोग थे, जिसमें कि भाई नाइट्स या फिर और बाकी लोग आते हैं, उन सब के अधीन काम करते थे, और जो भी काम करते थे, ठीक है, उनके श्रम मतलब अपने जो उन्होंने काम किया उसके श्रम का हिस्सा देना पड़ता था। कृषक अपने द्वारा उत्पन्न अधिशेष को सामंतों को सौंपते थे, और सामंत इसे अपनी राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के विस्तार के लिए क्या करता था, उपयोग करता था। तो जो किसान थे या जो कृषक वर्ग के लोग थे, वो मेनली जो भी चीज प्रोड्यूस करते थे, मतलब उत्पन्न करते थे, ठीक है, उसे वो सामंत को सौंप देते थे। सामंत क्या करता था, उस चीज का यूज करके अपने राजनीतिक और जो सामाजिक अधिकार हैं उन्हें और ज्यादा बढ़ाता था। कृषकों की स्थिति भूदास के रूप में होती थी, जो लगभग गुलाम की तरह ही रहते थे। भूदासों की तरह कि इस स्थिति ने समाज में सामंतों का जो आधार था उसे मजबूत किया था। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो किसान थे या जो कृषक वर्ग के लोग थे, उनकी स्थिति कैसी थी, भूदास की, मतलब वो गुलाम ही थे, परंतु उन्हें दास प्रथा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन्हें कुछ आजादी थी। ठीक है, भूदासों की स्थिति जो थी, उस स्थिति ने क्या करा था भाई, समाज में जो सामंत है ना, जब सामंत व्यवस्था बढ़ रही थी, विकसित हो रही थी, तब उसका जो आधार था उसे और ज्यादा मजबूत किया था। किसने? ये जो भूदास की स्थिति है, उन्होंने, उसने। और उसमें मेनली कौन लोग आते थे, उसमें लोग आते थे कृषक। आगे देखें, कृषक ना केवल उत्पादन का कार्य करते थे, जो किसान लोग थे वो ऐसा नहीं है केवल उत्पादन मतलब खेती बाड़ी ही कर रहे हैं, नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में भी अपना जो महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करते थे। राज्य की कृषि उत्पादन पर पूरी तरह से निर्भर था। राज्य क्या था, कृषि उत्पादन पर पूरी तरह से निर्भर था, और कृषक समाज की नींव थे। जो किसान थे वो क्या थे, समाज की नींव थे, क्योंकि राज्य जो है वो पूरी तरह से अगर किसानों पर निर्भर है, और अगर किसान अपना काम छोड़ दे तो कहीं ना कहीं राज्य क्या होगा, ढह जाएगा। तो मेन चीज यही थी कि किससे कृषि के
उत्पादन पर पूरी तरह से राज्य निर्भर था, तो क्या करते थे, कृषक समाज का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, नींव थे। उनके प्रयास न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था चलाते थे, बल्कि राज्य की शक्ति और स्थिरता को भी सुनिश्चित करते थे। ठीक है, किसानों के द्वारा किए गए काम केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने में ही नहीं, बल्कि राज्य को शक्तिशाली बनाने में और स्थिर बनाने में भी हेल्प करते थे। इस प्रकार कृषक और राज्य का संबंध एक दूसरे पर आधारित था। ठीक है, यही कारण था कि भाई जो राज्य है और जो किसान है, मतलब कृषक वर्ग है, ठीक है, इन दोनों का संबंध एक दूसरे से आधारित था। जहाँ कृषक राज्य के विकास में योगदान देते